बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कल बन्नू छावनी पर एक हमला हुआ जिसमें हमारे 8 अहलकार, हमारे जवान, पाकिस्तान के बच्चे शहीद हो गए और 10 दहशतगर्द उसमें मारे गए। और आज टीआई खान के अंदर भी एक दहशतगर्द हमला हुआ जिसमें 2 हमारे फौजी जवान शहीद हो गए, 5 शहरी भी अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, वो भी शहादत का रुतबा पा गए। पाकिस्तान की असल सूरत हाल ये है कि बाहर से लोग, बाहर से बहुत सारे ग्रुप पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान को ज़ख्मी करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। ये हमारा रियल इशू है, लेकिन ये जो हम अपनी अंदरूनी लड़ाइयों में घुसे हुए हैं उसकी वजह से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के जो रियल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर कौम कब इकट्ठी होगी, कब सब लोग इकट्ठे होकर एक जगह बैठ के ये फैसला करेंगे कि हमने पाकिस्तान को कैसे बचाना है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो पूरी कौम आज हुकूमत से भी पूछ रही है और उसके साथ साथ पार्लियामेंट से भी पूछ रही है। पार्लियामेंट जवाब क्यों नहीं दे रही है, हुकूमत क्यों नहीं जवाब दे रही है, एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में किसी जगह पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सरदस्त हम आज के इशूज़ की तरफ आते हैं। सीपी के पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है और सिर्फ मुसलमानों ने नहीं दिए, पाकिस्तानियों ने, उसमें यहूदियों ने, ईसाइयों, बहुत लोगों ने पैसे दिए हुए हैं। ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी, जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। आर्टिकल 6 उन लोगों पे लगता है जिन्होंने जिस रात अदम एतमाद की तहरीक पास हुई और जिस तरह उन्होंने हाउस को जो है डिसॉल्व किया, जिस तरह जो है चंद लम्हों के अंदर 52 बिल पास किए, उन पे आर्टिकल 6 जरूर लगता है। जो है वो उस पे बैन लगाना जो है वो कंसीडर किया जाए। पार्लियामेंट में जो हमारे इत्तेहादी हैं, मौजूद पार्टीज जो हैं, उन सब से मशवरा करके इस एजेंडे पे आगे बढ़ा जाएगा। कल हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का ऐलान किया, लेकिन अब ऐसे महसूस होता है जैसे कोई प्रेशर है जिसकी वजह से ये अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं। अब वो आएँ बाएँ शाएँ भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अभी ये फैसला नहीं हुआ, पहले हम इत्तेहादियों से बात करेंगे। अगर आपने इत्तेहादियों से बात करनी थी तो फिर ऐलान करने की क्या ज़रूरत थी। बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में डिस्कस करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 एडहॉक जजेस जो हैं वो अपॉइंट किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ है। क्यों एतराज़ है, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। हाफिज़ एहसान अहमद साहब हमारे पास साथ तशरीफ़ रखते हैं, माहिर कानून है। और जहांगीर जदून साहब वकला के लीडर भी हैं, माहिर कानून भी है। शुएब साहब ये फरमाइए सर, ये सबसे पहले एडहॉक जजेस की तरफ आते हैं, ये इशू क्या है, मसला क्या है, क्योंकि ये तो एडहॉक जजेस तो लगते रहते हैं पाकिस्तान में। देखिए, पहली बात तो यह है कि 17 जजेस अब मुकम्मल हैं। दूसरी बात यह है कि एमरजेंसी सर्कमस्टांसेस में ये एडहॉक जजेस होते हैं। मसलन आपको कोई 10 जजेस का एक फ़ैसला है जिसकी अपील आपको करनी है अगले 11 जजेस में, और आपके पास जजेस की तादाद कम है, टोटल सेंक्शन स्ट्रेंथ 17 है, तो आपको इमरजेंसी पर्पसेस के लिए 2 तरीक़ाकार होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। या रिटायर्ड जजेस को आप लगा सकते हैं जिसने 3 साल से पहले नौकरी की हो। दूसरा तरीका होता है कि आप हाई कोर्ट से जजेस ला सकते हैं उतनी मुद्दत के लिए जितनी टाइम के लिए आपको उनकी ज़रूरत होती है। लेकिन इस मौके पे चीफ जस्टिस साहब 15 तारीख से छुट्टियां हैं, यानी परसों तरसों से चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं छुट्टियों के फ़ौरन बाद, अक्टूबर में जा रहे हैं। वो छुट्टियां 2 महीने के लिए छुट्टियां हैं सुप्रीम कोर्ट की। आज सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी है जिसके अमल दरामद करने के लिए हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत ने तकरीबन लगता बज़ाहिर ये है कि फैसला किया है कि हमने इनको नहीं इम्प्लीमेंट करना। और आज अपनी चीफ जस्टिस साहब मेजॉरिटी खो चुके हैं। आप अपनी मेजॉरिटी को जो खो चुके हैं, मिनॉरिटी को मेजॉरिटी में तब्दील करने के लिए, नंबर 2 जाते वक्त, नंबर 3 इस जजमेंट को फ्रस्ट्रेट करने के लिए। लेकिन ये रेगुलर जजेस नहीं है सर, ये तो मेरा नहीं ख्याल कि फुल कोर्ट में बैठ सके। नहीं, फुल कोर्ट में बैठते हैं, बैठ जाएंगे और उनकी वही पावर्स होती हैं। जूनियर मोस्ट चले जाएंगे, ये अगर सीनियर के तौर पर रिटायर हुए हैं तो ये जूनियर मोस्ट चले जाएंगे, चारों के चारों। लेकिन पावर एक आखिरी जज की भी वही होगी जो एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की होगी। तो आपका ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी पावर में इजाफा करने के लिए लेकर अपनी पावर में इजाफा करना चाहते हैं, इस वक्त डिवीजन पैदा करना चाहते हैं। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश है और हुकूमत की ख्वाहिश है कि मंसूर शाह साहब जो अगले 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, हम इन 4 जजेस को 3 साल के लिए उनके साथ नथी कर दिया जाए। और ये वो, और फिर एक और साजिश भी है इसके पीछे, वो ये है कि इस वक्त तक ये साबित हो चुका है कि ये जा रहे हैं, मगर उनकी ख्वाहिश जो एक्सटेंशन की है या इनकी जो
2/3 मेजॉरिटी वाली है, उसको पूरा करने के लिए इनके पास 2-3 ऑप्शंस हैं जिसको ये गौर व खौज कर रहे हैं। एक ये है कि इस वक्त बेंच बनाने का अख्तियार एक कमेटी के पास है। ये जल्दी पार्लियामान का इजलास बुला रहे हैं, इस बात का इम्कान है कि वो उस एक्ट को वापस ले लें, नंबर 1। नंबर 2, ये पावर वापस दे दें चीफ जस्टिस को, ताकि ये बेंच रिव्यू पे या जो भी फैसला करना चाहे, वो तो फिर अगला जो चीफ जस्टिस होगा उसको फायदा हो जाएगा ना जी उसका। नहीं तो इस जब तक ये बैठा हुआ है ये भी फैसले करेगा। जाने से पहले इनकी ख्वाहिश है कि मैं ना जाऊं, अच्छा ठीक, मैं 2/3 मेजॉरिटी दिलवा के उसके जरिए अपनी एक्सटेंशन ले लूं। और इस वक्त लैक ऑफ बोनाफाइडी है। इस वक्त ना सिर्फ ये कि उनकी नेकनियती नहीं है, बल्कि बज़ाहिर ये लगता है उनकी बदनीयती है। लेट दिस डिसीजन शुड टेक बाय द कमिंग चीफ जस्टिस। ये वैसे जो कुछ इंफॉर्मेशन ये निकली है कि जेल पिटीशन जो है ना वो इतनी ज्यादा है 2014 से लेके कि कैदी वहां पे बैठे हुए हैं और उनके फैसला करने के लिए वक्त ही नहीं होता, इसलिए डॉक जजेस लगाए जा रहे हैं कि वो कम से कम जेल पिटीशंस जो हैं उनको फारिग कर दे ताकि कहीं ना कहीं को रिलीफ मिले। एक साइड से ये कहा जाए, दूसरी साइड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। इशू क्या है वैसे? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चौर साहब आपका शुक्रिया। इशू ये है कि पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने एक जो नैरेटिव है उससे पीछे नहीं हटती, और वो नैरेटिव ये है कि अगर उसको पॉलिटिकली कोई चीज़ सूट करती है तो वो कहते हैं कि जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और अगर उन्हें सूट नहीं करती तो वो उसका एक एंटी नैरेटिव बनता है। और उस एंटी नैरेटिव जो है पिछले 7-8 साल से बहुत ज्यादा आया है। पनामा से लेके अभी आप आज जो परसों जजमेंट आई है 12 तक, उस तक आप देख लें। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्योर इशू है कि आर्टिकल 182 के नीचे जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये डिस्क्रिप्शन है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कह के एडहॉक जज लगा सकता है, और उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 17 पूरे हैं तो वो नहीं लगा सकता। अब उसका एक प्रोसेस जो है वो आपका आर्टिकल 175A आ गया है, उसके अंदर है। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है सुप्रीम कोर्ट के? हम तीनों लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, थोड़ा सा हम पॉलिटिकल इस चीज को साइड पे करते हैं। क्या 2 साल के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी को एक्सेस टू जस्टिस तक पूरी रसाई दी है? क्या आम आदमी जो है उसके केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्सपेडाइट लगे हैं? 6-6 माह 8-8 माह 1-1 साल हो गया है, लोगों की फर्स्ट हेयरिंग उसके अंदर नहीं लगती। क्या पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो रेगुलर एपेलेट फोरम है उसकी परफॉर्मेंस से मुतमईन है? क्या लॉयर्स मुतमईन है उस चीज के अंदर? अच्छा वैसे हासा ये अमूमन इस टाइप की जो फैसले हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शुरू में करते हैं ताकि उनका जो टेन्योर है वो अच्छा गुजरे और उसके अंदर मैक्सिमम केसेस निपट जाएं, लेकिन काजी फायद जैसा साहब पे एतराज ये किया जा रहा है कि जाते जाते कर रहे हैं। नहीं चौर साहब, एक चीज मैं आपको बताऊं, हुआ ये है कि पिछले चीफ जस्टिस का टेन्योर और इस चीफ जस्टिस का टेन्योर सारा ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस पॉलिटिकल इश्यूज में गुजरा है। अब होता क्या है, ये पार्टी है या PMLN है, सबसे पहला काम ये करते हैं कि जी फुल कोर्ट बनाए। अब फुल कोर्ट का मतलब यह है कि जब आपके सारे जजेस का, आपको पता है कि नैब के ऊपर कितनी पेशियां हुई थी? 52 पेशियां हुई थी। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट 52 पेशियां एक नैब पे बैठा रहा और 1.5 साल वो केस चलता रहा। उसके बाद एक फैसला आया। उसके बाद यह है कि कासिम सूरी के जजमेंट के बाद आप फिर पंजाब का इशू आ गया, फिर KPK का आ गया, फिर उसके बाद आर्टिकल 63A उसके अंदर आ गया, फिर उसके बाद जो है आपकी रिजर्व्स। कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये पॉलिटिकल दो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बना लेनी चाहिए, एक ऐसी जो नॉर्मल प्रोसीजर चलाए, दूसरे देखिए मैं आपको एक बताऊं कि 73 का जो फॉर्मूला इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चल रहा है, मेरा ख्याल है कि अब इसको रिविजिट करना चाहिए, और रिविजिट इस तरह करना चाहिए कि आपको अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाना चाहिए कि जो प्योर आपके वो मामलात हैं, जो पॉलिटिकल जिसके अंदर ये सारे आपकी 199 की डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन है या उसके बाद 184(3) की आपकी डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन है, उसको करें। और वो भी जो आपकी कोर्ट हो वो 2 बजे के बाद जाके बैठ के काम करे, ताकि सुबह वाला मामला तो ना आप देखें कई बंदे ऐसे 57,000 केसेस 57 जी 57,000 से ज्यादा केसेस हैं। इनसे पूछ लें कि मेरा ख्याल है कि साल सवा साल से इनके केस फाइल हुए हैं, उनका फर्स्ट हेयरिंग लगती। मेरा यही हाल है, जदून साहब का यही हाल है। नहीं एक मिनट चौर साहब, फिर आप अच्छा नहीं एक सेकंड, सिर्फ ये है कि सिर्फ उसकी, और दूसरा ये है कि जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस या इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, ये जजेस उनमें नहीं बैठेंगे। इनका काम जिस काम के लिए लेके आए हैं कि आपने जो रेगुलर जस्टिस सिस्टम, अच्छा आप ये बताएं कि पाकिस्तान जब वो जज बन गए हैं, अच्छा क्या उनको नहीं, मैं ये नहीं कहता, मुझे ये बता दें जब वो जज हैं
अच्छा, क्या उनके ऊपर पाबंदी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस नहीं सुनेंगे? 3 केसेस ऐसे हैं, मैं सिर्फ क्विकली फिर आप नंबर 1 केस है मिलिट्री कोर्ट का जिसका एप्रीहेंशन है, उसका पार्ट हेड मैटर है, ये जज नहीं आएंगे। नंबर 2 आपका रिजर्व सीट्स का है जिसके अंदर जजमेंट आ गया, सिर्फ रिव्यू के अंदर जो है वो आपके वो लोग बैठेंगे। नंबर 3 इसके अंदर है कि जो आपका ट्रिब्यूनल्स की अपॉइंटमेंट का इशू है वो भी उस हद तक आएगा। तो उन जजेस ने ना पार्ट हेड में बैठना है ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा जदूर साहब एक सवाल, आपने बैन लगा दिया, उसके लिए कौन बैठेगा? दूसरा क्या जब फुल कोर्ट कॉल होगा तो क्या ये 4 जजेस उसमें शामिल होंगे? नहीं, अगर कोई बाद में अगर ऐसा कोई केस आता है जिसपे फुल कोर्ट, अब फुल कोर्ट का डिसीजन कौन करेगा? कमेटी करेगी। कमेटी करेंगे। अब कमेटी में देखें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, ये 2 अगर मेजॉरिटी है वो कहते हैं फुल कोर्ट ना बने, फुल कोर्ट नहीं बन सकती। लेकिन फुल कोर्ट में शामिल हैं ये? नहीं, शामिल है, इसमें कोई शक नहीं। फुल कोर्ट में 4 जज शामिल है। फुल कोर्ट का मतलब कमेटी ने फैसला करना, नहीं कमेटी फैसला हाँ, नहीं कमेटी। अब देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच की बात है। अब मेरी बात सुने, जब ये वाली रिजर्व सीट वाली फुल कोर्ट बनी है ना, तो कई वकला को शकूक व शुबात पैदा हो गए कि फुल कोर्ट नहीं बननी चाहिए थी। ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी वोट जो है फुल कोर्ट में डाली, उन्होंने कहा फुल कोर्ट बने। जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं बनाना चाहते थे। अब उसका फायदा पता है क्या हुआ है? हर बात शक भी नहीं करनी चाहिए। उसका फायदा ये हुआ है कि उन्होंने देखो फुल कोर्ट ही बना ली, वो डिसीजन भी जो है वो पीटीआई के हक में चला गया। हालांकि पीटीआई पहले खुश नहीं थी फुल कोर्ट में, टू बी ऑनेस्ट। उन्होंने कहा जी हाँ, अब ये काजी फैसल साहब जो है 7-6 का डिसीजन होगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन देखो ना, एक जज ने इंटेंशनली फुल कोर्ट बनाई, ऑनेस्टली उसने बनाई, ठीक है। उसको नहीं पता कि हमारे जज कितने साथ हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह ने उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट हो, फिर उन्होंने अपने देखे जो भी विजडम थी उसके मुताबिक फैसला कर दिया। शक नहीं करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा है। आप इस पे बात कर सकते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट की अपनी फेलियर है। चीफ जस्टिस में 1 साल के बाद उसको क्यों याद आया जी कि डाक जज लगा रहा हूं? भाई जस्टिस खोसे के साथ 100 इख्तलाफ करें, उसने स्पीडी अपना मॉडल कोर्ट बनाई, वो जजमेंट जो है वो बेंच के अंदर 15-15, 16-16 केस जो है मर्डर रेफर उसी वक्त डिसाइड करते थे। यहाँ अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई क्रिमिनल लॉयर उस तरह का नहीं है कॉम्पिटेंट जो मर्डर रेफरेंस डिसाइड कर सके, जेल पिटीशन डिसाइड कर सके। और मैं आपको जाती तजर्बे इल्म की बात बता रहा हूँ, हम जब अपने केस फिक्स कराने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं जज ने मना किया हुआ है कि हमारे पास बेल भी ना लगाएं, हमारे पास क्रिमिनल मैटर कोई ना लगाएं। तो उनको कौन सुनेगा? उनके लिए जरूरी है कि जज आप अपॉइंट करें, आपको अगर जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट समझती है। लेकिन देखें ना, पब्लिक का ट्रस्ट सबसे बड़ी बात है। अगर पब्लिक का ट्रस्ट उस सुप्रीम कोर्ट पे नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कोई इंडोर्स नहीं करेगा। अच्छा, वैसे जदूर साहब ये फरमाइए, क्या हिस्ट्री में 3 साल के लिए डाक जजेस कभी हुए हैं अपॉइंट? आज तक नहीं हुए। देखो ना, डाक जज होता है किसी सर्कमस्टांसेस में, या तो कोरम पूरा ना हो आपका सुप्रीम कोर्ट का, या किसी और वजह से वजह आपको देनी पड़ेगी कि ये वजूहत है, इसके लिए हमें 1 जज चाहिए, 2 जज चाहिए, या ये कहते हैं जी कि एक स्पेशल क्रिमिनल बेंच बनाना है, हम ये 2 जज चाहिए। अब आपको इस किसी और मेलाफाइडी या उसके पीछे कोई और मुहर्रिकात है तो उस पर तो अभी हम कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन ये बताना चाहिए कि ये रीजन है। और मेरे ख्याल में बजाय इसके कि काजी साहब जो है अभी 2 महीने इनके रह गए, इनको चाहिए कि अगले चीफ जस्टिस पे छोड़ दें। अगर पेंडेंसी अब 2 महीनों में कम नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी छुट्टियां भी हो चुकी हैं, और अगले चीफ जस्टिस पे छोड़ दें। अच्छा, अगर वो एक नुकता ये भी है कि अल जहाद केस में ये फैसला हुआ था कि कोई जज भी जो रिटायर्ड होगा उसे एडहॉक अपॉइंट नहीं किया जाएगा, नीचे लोअर जुडिशियरी या हाई कोर्ट से लेके आया जाएगा। देखिए, आप हाई कोर्ट से भी जज ला सकते हैं। रिटायर्ड जज देखे ना, अभी वो एक पेंशन ले रहे हैं 10 लाख रुपया, अभी दोबारा आके वो तनख्वाह लेने की कुरूज। अगर वो पहले जज थे तो उन्होंने पेंडेंसी खत्म नहीं कि दोबारा आगे क्या वो 30 खान या क्या कौन सा तीर मारेंगे आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक जज साहब तो मेरे ख्याल माजरत कर दी है, तो इस पर बड़ी उंगलियां उठेंगी। तो आप वकला भी लिख सकते हैं, जज हाई कोर्ट से लेके आए, हाई कोर्ट के अंदर कॉम्पिटेंट, हाई कोर्ट के अंदर कितनी वैकेंसी खाली है तमाम हाई कोर्ट के अंदर, उनको तो पूरा नहीं करें और मेरिट पे ऐसा जज लेके आए जिन पे कोई उंगली ना उठा सके। और मेरे ख्याल में आखिरी सबसे बेहतर ये है कि आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस पे छोड़ दें कि वो अगर चाहते हैं तो डाक जज ले लें, नहीं तो उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई बेंच। अच्छा शुएब साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन एक छोटा सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि जैसे जस्टिस मशीर आलम है और जस्टिस बाकर हैं, वो भी खामोश हैं, उन्होंने अभी तक इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने हाँ भी नहीं की। लेकिन मशीर आलम साहब जो है वो तो इनकार कर चुके हैं। अब उन्होंने जो वजह ये बताई कि उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ कंपेन इतनी खौफनाक चली है कि मैं अब तैयार नहीं हूं कि मैं इस ओहदे को कबूल करूं। तो पाकिस्तान में क्या हर चीज का फैसला सोशल मीडिया करेगा और उसके ऊपर जो कंपेन्स होंगी वो करेंगे कि क्या चीज ठीक है क्या चीज गलत है? अगर ये ऐसा हो गया तो फिर तो पाकिस्तान में कोई ओहदेदार आपको मिलेगा ही नहीं। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शेख साहब देखें, अब मशीर आलम साहब जो हैं उन्होंने एतराज ये किया कि जी मेरे खिलाफ इतनी खौफनाक कंपेन चली है, मैं ये ओहदा कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ
अब मुशीर आलम साहब बड़े नामवर जज थे, उन्होंने बड़े बड़े फैसले किए हैं, यहाँ पे इवन फैजाबाद धरने का फैसला भी उन्होंने किया। तो ऐसा जज अगर अपॉइंटमेंट नहीं ले रहा और उसे सोशल मीडिया के खौफ से नहीं ले रहा, तो इससे आप अंदाजा लगाए कि आने वाले दिनों में फैसला कैसे होगा। फिर उनका एक लेटर सर्कुलेट हो रहा था, मैंने लेकिन पढ़ नहीं सका, मुझे टाइम नहीं मिला। तो अगर ये रीजन दी है तो मेरा ख्याल है रीजन तो यही दी, अगर मेरा ख्याल है फिर ऐसे बंदे को तो जज होना ही नहीं चाहिए। अच्छा। कि जो डर जाए पहली बात किसी भी बात से। अब तो सारे डराए हुए हैं आपने दूसरे हर जगह पे। जावेद चौधरी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं बात यह है कि ये जज ही क्यों सिलेक्ट हुए? मुशीर आलम साहब ने क्या किया? तो जैसे कोसा साहब को हुदैबिया पेपर मिल का फैसला दिया। सुने मैं गुजारिश करूं ना मैं आपको, चीफ जस्टिस साहब को ले, चीफ जस्टिस तो आते नहीं। एक बात मुझे बताएं, क्या खूबी है 2-3 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान की? मकबूल बाकर साहब, हैविंग रिस्पेक्ट, मेरा उनसे बड़ा ज़ाती अच्छा ताल्लुक है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव बने एक सूबे के। काश के वो 3 महीने बाद कहते हैं अब इसके बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मैं जा रहा हूं, जिसको दिल करे लगा दें। नहीं गए। दूसरी बात, उनकी जिम्मेदारी थी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। कराची की सारी सीटें हम जीते हैं। जिस तरह फॉर्म 47 बनाए गए वो जिम्मेदार नहीं थे क्या? वहां जो कुछ हुआ हमारे लोगों के साथ, उठाए गए, जेलों में बंद किए गए, और जो कुछ मकबूल बाकर साहब भी आपके लिए काबिल कबूल नहीं है। सख्त एतराज हैं, क्योंकि उन्होंने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव जो उनकी जिम्मेदारियां थी वो पूरी अदा नहीं की। नंबर 2, जस्टिस मुशीर आलम साहब ने पीसीओ पे हल्फ नहीं उठाया था, आपको याद है? नंबर 2 पे वो एतराज कर गए हैं, इसलिए मोतरज हो गए हैं, मैं उनकी बात पे नाम नहीं लेता। खौफजदा हो गए, डर गए भाई, वो तो पीसीओ पे मैं तीसरे पे आ जाऊं। चले, वो मैं समझता हूं कि फिर इसका मतलब है कि उन्होंने ये समझा कि अगर एक जज के ऊपर ट्रस्ट नहीं है लोगों का तो अच्छा किया वो चले गए। मैं उसके बाद दूसरे जज पे आता हूं, जो जस्टिस तारिक मसूद साहब, हैविंग रिस्पेक्ट, मेरा उनके साथ जाती बहुत अच्छा ताल्लुक है, मगर मैं उनसे पूछता हूं कि आज आप बतौर जज, आपने मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में जो फैसले किए, मिलिट्री केसेस में बतौर जज वहां बैठे थे, और उस इनकार करने के बाद आप अपीलेट फोरम में आप बैठे, आपके ऊपर शदीद एतराज आता है, आपने मौजूदा चीफ जस्टिस के साथी समझे जाते हैं, आपके ऊपर शदीद एतराज़ात हैं, आपको बैठना आना चाहिए वापस इन हालात में। लिहाजा ये मिनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट करने के लिए उनको लाया जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट जज है, नेक्स्ट जज है, सुने, इस तरह नेक्स्ट जज है जो मज़हर आलम मियां खेल साहब, 97,000 केसेस में कन्वर्ट हो मज़हर आलम मियां खेल साहब, देखें, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूं, जहांगीर जदून साहब की। लेट दिस मैटर बी डिसाइडेड बाय द कमिंग चीफ जस्टिस। उनकी जिम्मेदारी है ना कि वो इन सारे केसेस को खत्म करे। अगर वो समझते हैं कि हमें 3 जजेस की जरूरत है तो वो 1 साल के लिए लेंगे ना। अच्छा, आपके केस खत्म हो गए, कमीशन में जाएगा ना जी, वहां पे एतराज कर लें सर सिटिंग जजेस। सुने, अगर आपके, अच्छा, मज़हर आलम मियां खेल साहब की क्या खूबी बताई जा रही है, अभी अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन है सिटिंग। आप रिटायर्ड को लगा लगा के, जो अल्लाह के पास जाने वाले लोग हैं, आप यूथ को क्या पैगाम दे रहे हैं? आप 10-10 लाख 15 लाख उधर से लें, 15 लाख रुपया आकर के यहां मरात लें। वैसे जो अल्लाह के पास जा रहे हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं, उनको पता होता है कि बस काम अगर अल्लाह करे वो बेहतर हो तो वो अल्लाह करे ना। देखें, यूथ बैठी हुई है, आप इंस्टीट्यूशनल, सुने सर, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करनी है तमाम हाई कोर्ट्स में। सारे लोग जो है ना, माजरत चाहता हूं, सारे इमरान खान साहब से छोटे हैं वैसे। अल्लाह का शुक्र है वो आप और मेरे से ज्यादा यंग, माशाल्लाह, ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा परफॉर्म करने वाले। एक बात सिर्फ कर दूं, सर ये भी परफॉर्म करने वाले जजेस हैं सर, कमाल। एक बात सिर्फ कर दूं, वो मैं कह रहा था कि जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब ही क्यों उनको नजर आते हैं कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के वो जज। वैसे आप सजेस्ट कर दें सर 4 जजेस, कोई मेरे से अगर पूछेंगे, ऐसे जजेस मैं सजेस्ट कर दूंगा जिन जजेस के ऊपर मुखालिफ भी उंगली नहीं उठा पाएगा। मसलन मैं दूंगा ना आपको, बशर्ते के कोई फोरम मेरे से पूछे। सोचने तो देना, पाकिस्तान में अब एक शख्स ही बचा जिसके ऊपर सबको ट्रस्ट हो। क्या हम ये ये हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर सर, बहुत बड़े जजेस हैं, बहुत बड़े ऑनरेबल इमाम मस्जिद भी लगाना, उस पे एतराज कर रहे थे लोग। अब ऐसी कोई बात नहीं है। बात एक बात सिर्फ आपको बता दूं, जिस अंदाज से इस वक्त आइन की पामाली हो रही है, जिस वक्त इन हालात में सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की साजिश हो रही है, जो इन हालात में इस वक्त इंसाफ के निजाम को लोगों के लिए मुश्किल बना रहे हैं। ये ख्याल है कि तकसीम है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं समझते? तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तकसीम इस वक्त नहीं है। वो देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अलग बात है, लेकिन इस फैसले से तकसीम करके आप मुल्क को अब अगर ये मौका दें तो जी, आप मतलब शुएब साहब हमारे दोस्त हैं, लॉयर हैं और रिप्रेजेंट करते हैं
आप इस सारी जो गुफ्तगू जितनी होती है उसके अंदर आपको यही वर्ड्स नजर आएंगे। आपने पूछा 4 जज नहीं बता सकेंगे, वो इसलिए नहीं बता सकेंगे, मैं सोच समझ के बताऊंगा, मैं इधर आकर के बता दूं, एवं बता दूं। नहीं, वो इसलिए नहीं बताएंगे कि हमने पाकिस्तान की पूरी सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल किया हुआ है, हमने हर हाई कोर्ट को कंट्रोवर्शियल किया हुआ है, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट कंट्रोवर्शियल किया हुआ है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर हमारी फेवर के अंदर चीजें आती हैं तो बिल्कुल ठीक है, नहीं आती तो नहीं ठीक है। अब आप ये देख लें कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर जो है किसी एक जज के ऊपर इन्होंने ट्रस्ट किया हो कि जी मुझे फलां जो पाकिस्तान का जज है उसके ऊपर बिल्कुल ईमानदारी है और वो बिल्कुल काम कर रहा है, वो नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे कि चूंकि हो सकता है कल को वो चीज सामने आ जाए। अभी आप देख लें कि पिछले 4 चीफ जस्टिस हैं, जो चीफ जस्टिस आने लगता है हर पॉलिटिकल पार्टी समझती है कि इससे बेहतर आदमी कोई नहीं होगा, और जो ही वो सीट पे बैठता है उसके मुतालिक हम अब बात हो रही है जस्टिस मंसूर की, चीफ जस्टिस को छोड़े इलेक्शन कमिश्नर जो भी है, नहीं इलेक्शन कमिश्नर का तो मामला ये है कि वो गिव एंड टेक, नहीं वो तो आजगा बना हुआ है। आपने फैसला किया था, इन्होंने जो फैसला किया है, इन्होंने जो फैसला किया है वो बारगेनिंग के अंदर ही किया है ना। जस्टिस मंसूर साहब पे आए जो, अच्छा अब जस्टिस मंसूर साहब पे अल्लाह करे ये इस पे टिके रहे कि अक्टूबर के अंदर वो आएंगे, वो बैठेंगे, वो फैसले करेंगे, वो बेंच बनाएंगे, और वो कोई एतराज नहीं किया। नहीं, वो ख्वाज आसिफ ने कहा है कि ये एतराज, मैं कह रहा हूं उनको छोड़े ना, उनको छोड़े इंतजार कर रहे हैं, बाद में 8 फरवरी का इलेक्शन खुल जाएगा। शैब साहब उसको भाई अगर वो बेईमान नहीं है, उनको उन्होंने अगर करप्शन नहीं की, अगर वो वाकई जीते हुए खोले हल्के, मुझे एक मौका, मैं ये कह रहा हूं उनको छोड़ देना, उन्होंने तो ये कह दिया, आप उस पर टिके रहे कि अगर जस्टिस मंसूर साहब या उसके बाद सारे जो जजेस हैं वो पाकिस्तान के आइन की बुलंदी के लिए काम करेंगे, उनके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, वो पाकिस्तान का जो सारा निजाम है उसको बहुत अच्छे तरीके से चलाएगी। तारीख और बात बताएगी। अगर आप अच्छे काम करेंगे पूरी दुनिया, वही तो बात हो रही है ना। अगर आप गलत काम करेंगे, आज मुझे बताएं, पूरी दुनिया ने सिंबल वाले केस के ऊपर, उमर अताब बंदयाल साहब आपको पसंद थे, आपने कितनी बार उनके खिलाफ तहरीकें चलाई सर? ही वाज द बेस्ट जज, मगर कमजोर, सुने, कमजोर, डरपूक, जिसकी वजह से अपने फैसले अमल दरामद नहीं कर सका। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, मगर शानदार लेकिन डरपूक, नहीं फैसले मगर अमल दरामद नहीं कर सका। चौधरी साहब एक सेकंड, मगर उससे आगे चलूं, एक बात तो कर लेने देना, एक सेकंड, हम तीनों है ना, हम पिछले 5 चीफ जस्टिस, इनसे पूछें कि जस्टिस अनवर जहीर जमाली जो चीफ जस्टिस थे उनके बारे में इनका क्या व्यू है? वो इनका अच्छा ख्याल, बहुत अच्छे, नहीं अच्छे जज थे। अच्छा, उसके बाद साकिब निसार साहब आए, उनके बारे में क्या व्यू है? और जब अनवर जहीर जमाली साहब वाला, आपको पता है कि जब वो मामला आया था तो उनकी छुट्टी का कोई इशू था, तो सारी तोपें उसके पीछे लग गई थी, बड़ी कैंपेन। उसके बाद साकिब निसार देख ले, उसके बाद आसिफ सईद खोसा साहब वाला मामला देख लें कि किस तरह एबटाबाद के अंदर जलसों के अंदर तकरीरें गई गई कि पाकिस्तान का सारा निजाम जो है वो चोक हुआ है और अदालतें उसके अंदर कर रही हैं। उसके बाद फिर आप बंदयाल साहब वाला देख ले, फिर इन्हीं का जो सारा था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जब बनेंगे तो इस मुल्क के अंदर जो है वो रूल ऑफ लॉ होगा, वो बड़ा अपराइट आदमी है, उससे बेहतर बंदा कोई नहीं है, ये सारे स्टेटस से ना। और आज ये देख लें कि आज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जो है वो किया अभी जस्टिस उन्होंने अपने फैसलों से खुद अपने आप को किया है, पूरी दुनिया ने एतराज किया है, सिर्फ हमने जब फैसला करेंगे फिर आप एतराज कीजिएगा कि ये गलत है। क्यों कर रहे हैं? बॉटम लाइन ये है, जो सब बॉटम लाइन है, ये जो 3 जज नए अपॉइंट हुए थे ना जी, उनके ऊपर भी एतराज था सबको। नहीं देखिए, नहीं जो चीफ जस्टिस लगे हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, उनके ऊपर इन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरी बात जी वहां पे सीनियोरिटी चाहिए, ठीक आई ना। और अभी साहब ने हर जमाने में खुद कहा, बात ये जी बॉटम लाइन ये है, न्यूट्रलिटी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेरिट वाले जज को और जो न्यूट्रल जज उसको पसंद नहीं करते। हम करते हैं, नहीं आपके खिलाफ फैसला क्या कभी पसंद नहीं करें। नहीं फैसला ये हकीकत है कि आपको मानना पड़ेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दिया, हमने एक लफ्ज नहीं बोला। आप तो बाद में, लेकिन अगर आप ना उनके 5 मेंबर्स बेंच का फैसला था, इन्होंने अमल किए, इन्होंने अमल किए। अमल का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट में आ गया, हमें स्टे मिल गया, हमें स्टे मिल गया, सुप्रीम कोर्ट में आए। देखिए एक और बात, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो 6 मई को दिया था। ये 2 चीजें बड़े यूनिवर्सल है।
एक जिसके पास ताकत होती है वो कानून नहीं मानता, और आज भी वही पोजीशन है। चाहे वो ताकत किसी पार्टी के पास हो वो कानून नहीं मानती, चाहे वो ताकत स्टैब्लिशमेंट के बाद हो वो कानून नहीं मानती। देखिए, जिनके हक में फैसला आता है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि आपके अगेंस्ट फैसला आता है आप उसको खुशी से एक्सेप्ट करें। कोई पोलिटिकल पार्टी में ऑनेस्टली अक्रॉस द बोर्ड कहता हूं, कोई भी पोलिटिकल पार्टी यही चाहती है कि ये जज हमारे हक में जब फैसला करेगा तो ये सबसे बड़ा मेरिट वाला जज है, जब उसके अगेंस्ट फैसला आएगा तो उसी दिन उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस शहजाद मलिक गेबा, इन्होंने 2 जजों ने सबसे पहले नवाज शरीफ के हक में फैसला किया, और इन्होंने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सजा सस्पेंड की और एक लाहौर के अंदर शहबाज शरीफ को। आज वही पार्टी इन दोनों जजों के खिलाफ है। बिल्कुल सही, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं, आज वही पार्टी इन जजों के खिलाफ है। उसकी वजह यह है कि आप देखो कि कोई जज जो है, हमें नहीं मालूम कि कोई किसी पोलिटिकल पार्टी का कोई इंडिविजुअल हो या उसके साथ कोई रिलेशन हो। जज देखें ना, जब मेरिट फैसला करते हैं, अब रिजर्व सीट पे देखें जी बड़ी रिजर्वेशन है पार्टी उसकी, लेकिन रिजर्व सीट पे देखें ना, आपने पूरी कोर्ट बैठा दी है, अब पूरी कोर्ट के खिलाफ कौन सी पार्टी हो जाएगी? देखिए, आप अगर रिजर्व सीटें उन्होंने दे दी हैं उनको, तो आप उस पर अमल दरामद करें। आज खबरें आ रही हैं जी वो जी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे जी, ये नहीं होगा, प्लान बी आ रहा है, प्लान सी आ रहा है, तो इसका मतलब है चीजें किसी और जगह से मैनेज हो रही हैं। जिसके पास ताकत है वो कानून मानता नहीं है, आप अगर इनके पास सोशल मीडिया की ताकत है ये भी नहीं कानून मानते। कोई जरा सा नहीं, मैं लेट मी मैं अप्रिशिएट करूंगा जब ये बात खत्म करें, मैं कुछ भी हो सकता है। देखिए, सोशल मीडिया की जिसके पास ताकत है वो भी मैनेज कर रहा है चीजें, ठीक है। वकला की जिनके पास बारों की ताकत है वो भी मैनेज कर रही है। अगर गवर्नमेंट को मैनेज कर सकती है, कोई एस्टैब्लिशमेंट है वो मैनेज कर सकती है, तो जो ताकत वाला बंदा है ना वो कानून। वैसे जरूर साहब, मैंने आपके पास सवाल छोड़ना ब्रेक लेनी है। सवाल ये है कि ये गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो पाबंदी लगाना चाह रही है, अब मेरा ख्याल है वहां पे कोई डिवीजन आ रही है, ये लगाना चाह रही है, नहीं लगाना चाह रही, लग सकेगी, और अगर लगेगी तो कैसे लगेगी? छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक हो दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे दूसरा ये फरमाइए, जो गवर्नमेंट है ये क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाना चाहती है, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई सेंसिबल फैसला। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, कोई सेंसिबल फैसला नहीं है, ये बुखलाहट का शिकार है। कोई किसी पार्टी पे देखें ना, आप एक पॉलिटिकल पार्टी का मुकाबला पॉलिटिकल मैदान में करें, अगर देखें ना आप अपने अंदर खामियां ढूंढे कि आपके अंदर क्या मसाले आपको लोग छोड़ के जा रहे हैं, आपके अंदर क्या मैकेनिज्म आपके पास नहीं है जो लोग आपको, अगर आपकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। एक वो जमाना था मुस्लिम लीग के टिकटों के लिए लोग 6-6 महीने पहले जाके बुकिंग करते लंदन में, एक वो जमाना है। अब मैं आपको एविडेंस के साथ बता सकता हूँ कि KPK के अंदर जो मुस्लिम लीग के MPA इलेक्शन लड़ रहे थे उनको इशारा मिला कि आप टिकट मुस्लिम लीग के वापस करें, परवेज खटक चीफ मिनिस्टर बनेगा, हम आपको मिनिस्टर बना देंगे। जब जिस पार्टी का MPA उसकी इतनी लॉयल्टी हो कि वो टिकट वापस कर रहा है अपनी पार्टी का और आजाद इलेक्शन लड़ रहा है और किसी के कहने पे लड़ रहा है, तो उस पार्टी को अपने ऊपर को रहम करना चाहिए, उस पार्टी को सोचना चाहिए, बजाय से कि किसी पार्टी को आप बैन करें। आप अपने ऊपर अपनी जो आपके अंदर डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी बहुत कम है, किसी के अंदर भी जो है ना क्रॉस द बोर्ड आप समझे तो मेरिट पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, अपनी मर्जी से काम चलाते हैं, छोटी सी मीटिंग बुला ली, काम चला ले, बस ठीक है। देखें, किसी पार्टी को बैन करना किसी मसले का अब देखें, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस वक्त इशू है जदूर साहब, वो ये है कि किसी भी आप मिनिस्टर से पूछ लें, किसी पॉलिटिकल इनके लीडर से पूछ लें, वो कहता है जी हमसे तो मशवरा नहीं किया मियां शहबाज शरीफ ने या मियां नवाज शरीफ ने या मरियम नवाज साहबा ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हम पाबंदी लगाने लगी। 3 लोगों ने लगाने लगे, पाबंदी लगाने वाले लगा रहे। तो सबसे बड़ा मसला ये है ना कि जितना गंद होता है पोलिटिकल पार्टी वो अपने जिम्मे ले लेती है, वो जो करने वाले उनका नाम ही नहीं होता। 2018 वज़ीर इत्तलात को किसने भेजा? रावलपिंडी में फैसला हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया। साहब बात करें 2018 में जो PTI को कौन लोग चला रहे थे, PTI के टिकट कौन लोग तकसीम कर रहे थे? वो कह रहे थे फैज हमीद के पास जाओ, PTI का टिकट लेना है तो वहां से मिलेगा आपको। अब देखें ना, अब इस गवर्नमेंट को देखें, जब काजीफा ईसा का जो जजमेंट थी धरने वाली, उन्होंने एक कमीशन बनाया, कमीशन ने क्लीन चिट दे दी उनको। गवर्नमेंट उनकी अपनी है, उसके पास इतनी पावर नहीं है कि किसी को सजा दे सके। अच्छा वैसे शेख साहब ये फरमाइएगा, आप इस लेवल पे क्यों चीजों को ले गए हैं कि आपकी पार्टी पे पाबंदी लग रही? देखिए, हम नहीं ले गए। पहली बात तो आपको मैं ऑफिशियली एक मैं अप्रिसिएशन देना चाहता हूँ जहांगीर जदून साहब को। ही इज़ ए प्रिंसिपल्ड मैन। ये इनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। ही रिमेन्ड एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। इन्होंने पहले दिन से एक बात कही थी कि रिजर्व सीट्स में जो बाकी पार्टियों को ये सीटें मिली हैं उनका हक नहीं, बिल्कुल नहीं बनता। हमें मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती हैं, कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन इनका पहले दिन से ये मौक़िफ़ था और आज भी जो इनका ओपन मौक़िफ़ है कि पाबंदी लगाना किसी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पे, ये सियासी तरीके से आप मसाइल का हल करो, ये मसाइल का हल नहीं है। ये मैं इन दोनों बातों को इनको ओपनली अप्रिशिएट करता हूँ। अब आपकी बात है,
देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का प्रॉब्लम यह है, मैं एक मिसाल देता हूं। लेबर पार्टी अगर आज जीती है 2/3 मेजॉरिटी से, वहां आज अगर उनके मुल्क में उनके लीडर्स को उठा के जेल में डाल दें, उनके चार दीवारी की पामाली करें, उनके लेबर पार्टी 9 मई करेगी ना सर। सुने 9 मई करने वाले कौन थे? पीडीएम और एस्टैब्लिशमेंट, ये सबसे बड़े। क्यों? सुन लेना वजह सुन तो ले सर। ये जान वजह का ताल्लुक जो ना सर, सुन लेना, मैं आपके सामने गुजारिश जो कर रहा हूं, यास्मीन राशिद साहिबा का ताल्लुक वो गवर्नमेंट के साथ। बेगुनाहों को अगर आप जेलों में हसन न्याजी, सनम जावेद आपकी सबसे बड़ी दहशतगर्द है, डॉक्टर यास्मीन राशिद आपका सबसे बड़ा दहशतगर्द है। वीडियो दिखे ना उनकी, झूठ बोलते हैं, गलत कहते हैं, एहतजाज करना कोई जुर्म होता है। सुन ले जावेद साहब, इसके ऊपर 2 बात मुझे सुन ले। पहली बात ये, पहले दिन से हमने पिटीशन फाइल। आपने सनम जावेद की गुफ्तगू सुनी है वैसे उस दौर में 9 मई तक? शी इज द वंडरफुल लेडी। देखिए जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो ज्यादती है। मैं ये कहता हूं जो कुछ आज हो रहा है उसके साथ, उनको रूल ऑफ लॉ के गुफ्तगू करने के ऊपर फिर तो आप और मैं भी फिर हमें जेलों में होना चाहिए। हम बोलते क्यों हैं? अहमद फराद ने कहा जी जो सोचता है उसको उठा लो, उठा लिया और नगलू ने। अच्छा मुझे एक बात बता दें, 9 मई के ऊपर हमने पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रखी है, आप जुडिशियल कमीशन बनाओ। क्यों नहीं बनाते? हमारा भी अगर कोई बंदा मुलविस है उसके खिलाफ प्रोसीड करें। दूसरी बात सर, बात मुकम्मल करने दें, एक मिनट मेहरबानी कर दें सर, मेरा टाइम बाद में इनको दे देना, लेकिन मैं बात अपनी मुकम्मल कर लूं। मैं अपना टाइम दे दूंगा इनको। दूसरी बात सर, मुझे बता दें उनका टाइम उनको सर, अगर उनके पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद थे तो सरगोदा के जज जिसके पास 9 मई के केसेस थे, क्या एविडेंस थी, क्यों उनको उठाया, क्यों उनको फायरिंग की, क्यों उनके रीडर को उठाया? अच्छा, ये 2 बातें आपके सामने हैं। तीसरी बात मुझे बता दें कि हमारे खिलाफ जो कुछ भी इनके पास है, सिवाय इस बात के कि आज भी अगर इनसे बात कर लें, इनसे डील कर लें, इनकी ख्वाहिशात की तकमील कर लें, हम इनकी तरह लेट जाएं, डीलिंग शुरू कर दें, हम सबसे फरिश्ते हैं। नहीं, आज भी वैसे आप मुज़ाकरात उन्हीं के साथ करना चाहते हैं। सुन लेना, किसी और शख्स के साथ नहीं। आप कहते हैं कि मुज़ाकरात तो उनके पास। जवाब सुन, आगे ना जाएं, को शामिल करें। सर हाफिज साहब को शामिल करने से धरना हो रहा है फैसलाबाद में। जो एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में खिलवाड़ कर रही है, हम उनको वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं, जाओ बॉर्डर्स पे। आपका काम नहीं है मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट का कि यहां सियासत करे, यहां मुल्क की मामलात में इंटरफेयर करे, इंसाफ के रास्ते में रुकावटें पैदा करे, फॉर्म 47 बनाए, करप्ट पॉलिटिशियंस को हमारे ऊपर मुसल्लत करे, चोरों और डाकुओं को उठा करके उनके साथी बन जाएं, और ये बुराई की सबसे बड़ी ये जड़ है हमारे। आप सब अपना टाइम पूरा लें। आप मेरा टाइम मार दिया इन दोनों ने। ये फरमाइए सर, ये पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने से क्या गवर्नमेंट अपने मामला सेटल कर सकेगी? देखिए चोर से पहले तो ये आ जाते हैं, इनकी जितनी गुफ्तगू है वो पॉलिटिकल डायकॉटमी और लीगल डायकॉटमी पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान के अंदर इनसे पूछें कि अगर किसी जगह क्रिमिनल ऑफेंस होता है और वहां पे बंदा जाके उस प्रेजेंस के अंदर जो है तोड़ फोड़ करता है या उसको वायलेट करता है, उसके लिए किस जुडिशियल कमीशन की जरूरत है? एक तरफ कहते हैं जुडिशियल कमीशन बनाए और दूसरी तरफ कहते हैं नहीं बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा यह है कि पाकिस्तान की जुडिशरी जो है साइफर का चीफ जस्टिस फैसला करता है और अगले दिन कहते हैं इसको रिजाइन देना चाहिए चूंकि ये कंप्रोमाइज हुआ है जी। तीसरा उस तरफ है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि आके बैठ के बात करें, ये कहते हैं हमने बात नहीं करनी, हम तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे चूंकि करता धरता। इन्होंने कई दफा कहा जब आप कहेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट कठपुतलियों से बात करें, बंदर से बात करें या मदारियों से बात करें, अब आगे जो मदारी है, अब आगे जो चलाने वाला है इस निजाम को, अभी उस मदारी से बात करेंगे, भाई इंसान बन जाओ। एक सेकंड, अब देखो आगे ना, अभी देखें बन्नू पे अटैक हुआ ना, बन्नू छावनी पे अटैक हुआ ना सर, उनको हम दहशतगर्द कह रहे हैं, और 9 मई को जो कुछ हुआ सारे कंटोनमेंट्स में हम कह रहे हैं कि नहीं, उनके करें ना आप उसकी तहकीकात तो देखा ना। फिर आगे जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, सिर्फ आखिरी बात, जमाल मंदोखेल ने कहा आपके पास क्या एविडेंस है कि 9 मई के हवाले हमजा कैंप वाले लाहौर में बैठा, सुन लेना, खुदा का खौफ करें, सब एक बार एक सेकंड देखें, सुन लेना कि क्या कहते हैं, लाहौर में बैठने वाले एक इंटेलिजेंस एजेंसी के बंदे की कर चुके हैं मुजरिम अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इन्होंने आपने जबरदस्ती आप जज बन जाए, फिर आप भी फैसला सुना दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल की ऑब्जर्वेशन और जजमेंट पढ़ लें, आपको सारा केस सामने समझ आ जाएगा। एक ये है कि अभी इन्होंने कहा कि जी एस्टैब्लिशमेंट को बॉर्डर्स पे जाना चाहिए,
साथ ही इन्होंने ये कहा कि ये तो कठपुतली, हम तो उन्हीं से बात करेंगे। हम नहीं कहते, अच्छा, हम उनको कहते हैं जाओ अपना काम करो। अच्छा, इसी चीफ सुप्रीम कोर्ट की जब हेयरिंग हुई थी तो इन्हीं के फेवरेट जज जो बने हुए हैं ये कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये पता करवाया जाए कि ये असेंबलियां तोड़ी क्यों गई हैं। आप तो इलेक्शन लेने गए थे, असेंबलियां तोड़ी क्यों गई हैं? वो कोर्ट नहीं करेंगे उस चीज के अंदर। बुनियादी तौर पे चौधरी साहब बात यह है कि जो जजेस की ऑब्जर्वेशन को अपने लिए फेवरेट के अंदर करना, ये सारा ये आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल है जिसके अंदर हम जा रहे हैं? क्या इस नैरेटिव के अंदर ये पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं, या किसी पॉलिटिकल डायलॉग किए बगैर कर सकते हैं, या जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस की, या आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस उनके? ये कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रिजाइन करे। इन्हें जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट आई थी उसके ऊपर भी आपने देखा कि आपके सामने प्रेसिडेंट कभी उधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। प्रेसिडेंट का काम क्या है कि एक एडवाइस अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाता है, भिजवाता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि मैं उसे सोचता हूं उसको वापस किस किताब के अंदर कहां लिखा हुआ है? वापस भेज सकता नहीं है, कर सकता, नहीं कर सकता, के लिए भेज सकता है। शोएब शहीन साहब नहीं कर सकता। एक रिटायर्ड आदमी को वो इनकार कर सकता नहीं था। कर सकता ना, यही तो सुने था कि वो लेके इमरान खान साहब के पास चले जाए, एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के तौर पर उनको जाए, उनसे बात करे, उनसे कंसल्ट करे। कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? जब मेजर पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, वो प्रेसिडेंट आईनी सरबराह का फर्ज है बल्कि कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एतमाद मिले, ये उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा, फिर ये है कि अब ये अज़्म इस्तेहकाम वाला मामला आया है, क्या ये 2014 के अंदर इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने नेशनल एक्शन प्लान पे तय नहीं किया था? मिलके बनाया था। इन्हीं के प्राइम मिनिस्टर ने उसको इंप्लीमेंट किया। अब कहते हैं कि हमसे पूछा जाए, ओ भाई आप उसका हिस्सा नहीं थे। आप ये बताएं कि सनसेट क्लॉज जो थी वो किसने दिलवाई थी? वो किस टेन्योर के अंदर आके उसके अंदर आपने सपोर्ट नहीं किया उस चीज के अंदर? थे ना पीटीआई में। अच्छा, फिर उसके बाद अगला ये आ जाए, अगला उसके अंदर ये आ जाए कि अभी ये जो फैसला आया है, अगर ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेवर या पीएमएलएन के अंदर आता, यही 13 रुकनी बेंच देता कि बगैर पॉलिटिकल पार्टी हिस्सा लिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ दे देती, तो इन्होंने क्या करना था उस चीज के अंदर? इन्होंने ये कहना था कि पता नहीं क्या से क्या हो गया है, ये आपके सामने हुआ है। और उसी चीफ जस्टिस ने उसी 11 रुकनी बेंच के अंदर कहा है कि ये इंटाइटल थे, लेकिन उसकी सारी बात को निगेट करते हैं कि वो नहीं, हम तो मानते ही नहीं है। उसी चीफ जस्टिस ने इनके मुतालिक कहा कि सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है या पॉलिटिकल जो है फैसिलिटेशन नहीं देनी चाहिए, ये उसके अंदर है। क्या ये मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है? क्या पाकिस्तान के पास रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन पावर है? क्या पाकिस्तान आर्टिकल 187 की बात, आर्टिकल 187 जो है उसका पता है इंप्लीमेंटेशन कौन करता है? वो हाई कोर्ट्स करती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के पास तो पार ही नहीं है। नहीं, क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या 2 हिस्से हैं, एक है एग्जीक्यूशन, एक है कंप्लीट जस्टिस। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी जजमेंट के ऊपर इंप्लीमेंटेशन पे बैठ सकता है? दोनों का नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंप्लीमेंटेशन बेंच पे बैठ सकता है? ये पार। मुझे ब्रेक लेने दे, एक छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जदून से ये फरमाइए, सेटल कैसे होगा जी? हर जगह पे, हर इश्यूज पे इतनी ज्यादा मुखालफत है कि मामला सेटल होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो पाकिस्तान चलेगा कैसे? इसका सबसे बड़ा पहला जो हाल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठें और एस्टेब्लिशमेंट के बैठेंगे तो बैठेंगे ना। मैं तजवीज़ दे रहा हूँ ना, ये बैठते नहीं बैठते तो इन पे बर्डन है ना। पॉलिटिकल पार्टीज तमाम बैठें और अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से जब तक आज़ाद नहीं कराएंगे और अपने फैसले ये खुद नहीं करेंगे, ये मुल्क जो है आगे नहीं चल सकता। और आज देखें, जो भी फायदा है वो हो रहा है पीटीआई को, पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ रही है, और जो नुकसान है वो लोगों को हो रहा है। महंगाई देखें, आप महंगाई पे कोई बात नहीं करता। पेट्रोल कल देखें 10 रुपए बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है। गरीब आदमी की जिंदगी, बिजली के बिल देखें कहां पे जा रहे हैं। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, अभी क्या डिस्कशन आ रहे हैं जी, जज कितने हैं, कोर्ट क्या कर रही है। आप देखें, लोगों के ये मामले नहीं है। लोग सुबह जाते हैं मजदूरी के लिए, कहते हैं पेट्रोल किस तरह है भाई, किराए बढ़ाते हैं इमीडिएटली। पेट्रोल कम हुआ है, एक बंदे ने किराया कम नहीं किया। आप अभी पेट्रोल बढ़ा है ना, देखें किराए बढ़ जाएंगे। लोगों के जो मसाइल है उसकी तरफ जो नहीं है। अगर आप रावलपिंडी में रह रहे हैं तो आपको 3 घंटे लगते हैं इस्लामाबाद आने में, और अगर इस्लामाबाद से जा रहे हैं तो 3 घंटे लगेंगे आपको रावलपिंडी जाने में। बात ही नहीं हो रही। बिल्कुल सॉफ्ट स्टेट के कॉन्सेप्ट से निकलना पड़ेगा। इसका सबसे जो नुकसान हो रहा है आम पब्लिक को, आम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को हो रहा है, और इसके जो बेनिफिशियरी आजकल जो भी जो कुछ कर रही है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट पार्टी, इसके बेनिफिशियरी जो है वो पीटीआई है। पीटीआई की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। अगर कहते हैं बैन करेंगे, उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ रही है। अगर ये जेली केस बनाएंगे, उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ रही है। लेकिन एक जमाना था
इनको छोड़ देते ना, ये खुद ब खुद अपने बोझ के नीचे तले दब जाते, लेकिन वो नहीं हो सका। अब उन्होंने इस गवर्नमेंट को उठाया, फिर आगे जो हालात हैं आपके सामने आज देखें, IMF की जो कंडीशनलिटीज़ है हम सारी मान रहे हैं। बिजली का बिल जो है 55-60 रुपए से ऊपर 80 रुपए को टच कर रहा है फी यूनिट। तो इस तरह के जो मसाइल है ना, उस वक्त तक हल नहीं होंगे जब तक पोलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होकर बैठेंगे नहीं और सिंसियर ऑनेस्टी के साथ जब नहीं बैठेंगे नियत के साथ, तब तक मसाइल। वैसे सोल्यूशन क्या है? देखिए सर, सोल्यूशन इसका जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया, हर जी शऊर और हर वो शख्स जिसके अंदर ये हो कि इस मुल्क को आगे जाना चाहिए, वो पहली बात ही ये करेगा, आएँ बैठें और आगे बढ़ें। ये उस बैठने का जो प्रॉब्लम है, ये पिछले 10 साल से नहीं समझ रहे कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। और वो बैठना जो है, वो आपको बैठना पड़ेगा पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल लोगों के साथ। उसके अंदर आप ब्रॉड TORs कर लें कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कैसा काम करेगा, हमारा जस्टिस सिस्टम करेगा, हमारा एस्टैब्लिशमेंट किस तरह काम करेगा, हमने किस तरह करने हैं, हमने इस मुल्क को टैक्स पे किस तरह लेके जाना है, इकोनॉमी को, जो हमारे बच्चे हैं उनका हमने क्या करना है, सूबों के साथ क्या करना है, क्या मुल्क इतना वाइबल है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को दिए बगैर, हमारी पुलिस जिसका ये रोना रोते हैं, क्या पुलिस इस तरह रहेगी कि जब आप पार से निकलेंगे तो इस्तेमाल होगी और जब आप अंदर रहेंगे तो आप उनके लिए जो है वो तालियां बजाएंगे उस चीज के अंदर। फिर अगला आपका एक ब्रॉड एजेंडा है कि 15 से 20 साल हमने इस मुल्क को चलाना क्या है, उसके अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। आप सीखें कि आपने इनके अंदर क्या किया, आप उस इंसाफ के निजाम पे काम करें कि जिसके अंदर एक बंदे की जिंदगी लग जाती है, वो जब एक दूसरे को मानेंगे नहीं तो आप सब मामला यही तो बात है कि डेमोक्रेसी के अंदर या पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर जो है आपको दूसरे की पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस वो माननी पड़ती है, स्पेस देनी पड़ती है, स्पेस लेनी पड़ती है, और फिर उस प्रोसेस के अंदर आप जाके ये कहते हैं कि जिस तरह इन्होंने वो बात की ना उनकी बरतानिया वालों की, तो क्या बरतानिया वालों ने जो अभी स्मूथली ये ट्रांजिट किया है उसके अंदर वो 76 साल की हिस्ट्री है जो हमारी है जी। हमने किस इलेक्शन को माना है, हमने 70 को माना हो, हमने 77 को माना हो, हमने 2002 प्राइम मिनिस्टर साइफर निकाल लिया और वो नहीं पूरा साइफर का मामला दुनिया कोई मान रही है, साइफर का मामला है कि दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह करते हैं क्या? दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर मुल्क के लोग जो है 52 इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाके अटैक करते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस तरह रगड़ा लगाते हैं? इस चीजों से हमें बाहर आना पड़ेगा। टाइम देंगे तो सबसे पहली बात है, बहुत अच्छी बात की जहांगीर जदू ने, एस्टैब्लिशमेंट को अपना रोल रीडिफाइन करना पड़ेगा इस मुल्क की खातिर। सर आप बैठेंगे तो होगा ना, किसके साथ बैठे हैं? बैठे जो पॉलिटिकल पार्टी भाई APC बुला रहे थे ना, हमने कहा हम आएंगे बैठेंगे। मुझे बता दें, APC बुलाने के बजाय कहते हैं आप पे पाबंदी लगाएंगे, वो कहते हैं हम आप पे आर्टिकल 6 लगाएंगे। वो इन कठपुतलियों के पास ना अख्तियार है ना इख्तियार है, कैबिनेट का डिसीजन नहीं हुआ, वो एक कठपुतली को भेज दिया जाए नाचने के लिए। मुझे बताएं, रावलपिंडी में फैसला होता है और कठपुतली को वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस और एड्रेस के अंदर जो है बात ये है डिसेंसी रहनी चाहिए। सुन लेना साहब, मुझे बात करने दें। बात ये है कि कैबिनेट के डिसीजन के बगैर आज किस कैपेसिटी में उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? कैबिनेट डिसीजन करे उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए ना, कौन सी पाबंदी लग गई है? देखें, जब लगेगी और सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। कैबिनेट आप अनाउंस कर रहे हो। मुझे आपने पूछा है, नंबर 1 एस्टैब्लिशमेंट को रोल रीडिफाइन करे, नंबर 2 नहीं किसके साथ नंबर 2 आप इस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती पे आ जाएं। नंबर 3 जमहूरियत को तमाशा और ड्रामा ना बनाएं, जो ट्रू सेंस में रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ इक्तदार करें। और आखिरी बात, इंसाफ सही मानों में मुनसफों के और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के हवाले किया जाए, ताकि ये 4 चीजें ठीक होंगी। जो बयान किए हैं ना शोएब साहब, मैं उससे इत्तफाक करता हूं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चारों मुतालबे आप भी मान लें। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना हम दिल से मानते हैं। अल्लाह हाफिज।